हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि है हमारा 2022-23 का एकेटीयू का, जिसको हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हैंड रिटन फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का हो जाता है, तो इस वजह से हमारा सेक्शन ए जो कंप्लीट जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमें जो है एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों को डिस्क्राइब करना है। बेसिकली हमारा एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही हमारा जो है साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, ड्रग पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। हमारा इसमें क्या होता है, हमारे ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज रिडक्शन हो जाता है। सेकंड आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट अ स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है, हमारा इम्पैक्ट में आप जो है इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से हैमर मिल के द्वारा समझ सकते हैं। हैमर मिल में क्या होता है, हैमर जो है बहुत तेजी से जो है मूव करता है। वो जो मूव करते करते वो जो है स्टेशनरी फेज में जो हमारी ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको स्ट्राइक करता है। अब जैसे ही हमारा हैमर जो है वो ड्रग पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा ड्रग पार्टिकल जो है वो हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस वजह से हमारा यहाँ पे जो है साइज रिडक्शन होता है। तो यही हमारा होता है एट्रिशन और इम्पैक्ट में, दोनों ही जो है हमारा साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है नेम एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। हमें कोई भी दो मैकेनिज्म बताने हैं साइज सेपरेशन के। इसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट एजिटेशन, सेकंड आता है हमारा ब्रशिंग, और थर्ड आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड्स। इन तीन मैकेनिज्म के थ्रू हम जो है साइज सेपरेशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म एंट्रेनमेंट एंड हाउ इट इज प्रिवेंटेड। हमें जो है एंट्रेनमेंट टर्म को बताना है कि एंट्रेनमेंट टर्म होती क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंट्रेनमेंट का मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर बबल्स इनटू लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स ड्यूरिंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मतलब किसी भी लिक्विड या सॉलिड मटेरियल में जो भी हमारे एयर बबल्स आ गए हैं हमारे अनइंटेंशनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, उसे हम कहते हैं एंट्रेनमेंट। और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। उसमें जो है हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज़ करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम एंट्रेनमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। हमें जो है कंपैरिजन देना है हमारा हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर में। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है हीट इंटरचेंजर, अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ सेम लिक्विड्स। अगर हम सेम लिक्विड्स के बीच में हम हीट ट्रांसफर करवाते हैं तो वहाँ पर हम जो है हीट इंटरचेंजर का यूज़ करते हैं। वहीं हमारा दूसरा आता है हीट एक्सचेंजर, अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट लिक्विड्स। अगर हम दो डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में हीट ट्रांसफर करवाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है हीट एक्सचेंजर का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर। हमें जो है डिफरेंस बताना है बाउंड मॉइस्चर में और अनबाउंड मॉइस्चर में। इसमें हमारा फर्स्ट आता है बाउंड मॉइस्चर। इसको हम बाउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड इन सॉलिड विच एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर दैट इज लेस देन प्योर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, हमारा सेम टेम्परेचर पे जो भी लिक्विड हमारा सॉलिड में प्रेजेंट होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड। नेक्स्ट हमारा आता है अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर में क्या होता है, एनी मॉइस्चर अदर देन द बाउंड मॉइस्चर एंड हैज सेम वेपर प्रेशर एज प्योर वाटर। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी मॉइस्चर हमारा बाउंड मॉइस्चर के अलावा जो भी मॉइस्चर बचता है उसे हम अनबाउंड मॉइस्चर कहते हैं। अब वो जो हमारा उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा सेम होता है हमारा प्योर वाटर के कंपैरिजन में। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर जो था वो हमारा कम था, और यहाँ पे हमारा जो है वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा सेम रहता है। तो यही हमारा डिफरेंस है हमारा बाउंड मॉइस्चर में और अनबाउंड मॉइस्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग। हमें जो है कन्वेक्टिव और डिफ्यूजिव मिक्सिंग के बारे में बताना है। इसमें हमारा आता है सबसे पहले कन्वेक्टिव मिक्सिंग, अ लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय यूजिंग पैडल्स एंड ब्लेड्स। इसमें क्या करते हैं हम ब्लेड्स की हेल्प से लार्ज मास को हम जो है मूव कराते हैं मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह। उसके थ्रू जो हमारी मिक्सिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग। सेकंड आता है हमारा डिफ्यूजिव मिक्सिंग। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट द इंटरफेस ऑफ डिसिमिलर रीजन। इसमें क्या होता है, हमारा डिसिमिलर रीजन पे हमारा जो रैंडम मोशन होता है हमारा पार्टिकल्स के, उसके थ्रू हमारी जो मिक्सिंग प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे डिफ्यूजिव मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इम्पिगमेंट एंड इंटेगलमेंट। हमें जो है इम्पिगमेंट और इंटेगलमेंट के बारे में बताना है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है इम्पिगमेंट। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स आर स्ट्राइक्स एंड रिटेन ऑन फिल्टर मीडिया।
इसमें क्या होता है, हमारे सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम फिल्टर करते हैं तो हमारा ये जो है फिल्टर मीडिया से स्ट्राइक करता है और वो फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रिटेन हो जाता है, उसे हम कहते हैं इन पिगमेंट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने नॉर्मल फिल्टर मीडिया लिया, फिल्टर पेपर लिया, उसमें आपने कोई भी स्लरी डाली, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपके फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे इन पिगमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेगलमेंट। इंटेगलमेंट में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स आर इंटेगल्ड एंड रिटेन विद इन द फिल्टर मीडिया। इसमें क्या होता है, हमारे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे इंटेगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा फिल्टर मीडिया के अंदर रह जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई सिरप था, शुगर सिरप था, जिसको आपने फिल्टर करा है कॉटन प्लग के द्वारा। तो कॉटन प्लग में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारे कॉटन प्लग के अंदर फंस जाती है, तो उसे हम कहेंगे इंटेगलमेंट। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फिल्टर एड्स। हमें जो है फिल्टर एड्स के बारे में बताना है एंड डिस्कस इन ब्रीफ, और उसको जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। इसमें हमारा फिल्टर एड्स आ जाता है। फिल्टर एड्स होता क्या है, द एजेंट्स विच इम्प्रूव फिल्टरिंग एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ फिल्टर मीडियम। बेसिकली हमारा क्या होता है, फिल्टर एड्स होते क्या हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी फिल्टरिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, और ये जो हमारा प्रिवेंट करते हैं हमारे फिल्टर मीडिया के जो भी पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक करने में या फिर उसको जो है प्लगिंग होने में जो है बचाते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्टर एड्स। नेक्स्ट हम फिल्टर एड्स के करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि हमारा एक अच्छा फिल्टर एड्स कैसा होना चाहिए, उसके करैक्टर्स कैसे होने चाहिए। ये जो होता है हमारा इनर्ट होना चाहिए, मतलब ये जो हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे। रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम इजीली रिकवर करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो है लो स्पेसिफिक डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे करैक्टरिस्टिक्स थे हमारे फिल्टर एड्स के। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें हमारा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे फिल्टर एड्स के, जैसा हमारा टैल्क हो गया, चारकोल हो गया, बेंटोनाइट्स हो गया। तो ये हमारे कुछ फिल्टर एड्स थे जिसको हम एज अ फिल्टर एड्स यूज़ करा जाता है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन कोरोजन एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन। हमें जो है कोरोजन को डिफाइन करना है कि कोरोजन होता क्या है, और फिर हमें इफेक्ट बताने हैं हमारा पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कोरोजन प्रोसेस पे। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेलिक मटेरियल फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन या फिर हमारा डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है हमारा मेटेलिक मटेरियल का, उसे हम कहते हैं कोरोजन। नेक्स्ट हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन देख लेते हैं कि हमारा पीएच अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा कोरोजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा आ जाता है, कोरोजन इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन एसिडिक कंसंट्रेशन। बेसिकली हमारा कोरोजन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारा एसिडिक कंसंट्रेशन पे। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हायर द कोरोजन। जैसे जैसे हम एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा कोरोजन भी बढ़ेगा। तो हमारा जो कोरोजन होता है वो हमारा एसिडिक कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा आपका एसिडिक कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका कोरोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मटेरियल्स कम अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। हमें जो है मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो कि हमारा इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स में आते हैं और हमारा ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स में आते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। इसमें हमारा आ जाता है रबर एंड प्लास्टिक। और सेकेंड आता है हमारा इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। इसमें हमारा आ जाता है ग्लास एंड ग्लास स्टील। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल एंड डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल। इसमें जो हमें फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम बताना है और फिर हमें जो है हैमर मिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम देखना था। तो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा एयर पंप लगाया जाता है जिसके थ्रू हमारे हाई प्रेशर से एयर जो है वो हमें फ्लो कराई जाती है। ये हमारा होपर होता है जिसमें हम ड्रग पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ से हमारे ड्रग पार्टिकल्स इसमें आते हैं और यहाँ से हमारा हाई प्रेशर से एयर आती है जिसके थ्रू हमारा जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स है उसमें टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होता है। अब टर्बुलेंट फ्लो जो है जनरेट हो जाता है तो हमारा हाई टर्बुलेंट की वजह से हमारा इसमें जो है इम्पैक्ट और एट्रिशन क्रिएट होता है, और इम्पैक्ट और एट्रिशन की वजह से हमारा ड्रग्स पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो ये पैसेज कवर करके यहाँ से स्क्रीनिंग के थ्रू यहाँ से हमारा रिसीवर में मिल जाते हैं, और जो पार्टिकल्स स्क्रीन जो है पास नहीं कर पाते हैं वो ईजिली दोबारा जो है इसमें रिसर्कुलेट होते हैं, और ये प्रोसेस जो है दोबारा चलती रहती है जब तक वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल्स वही दोबारा ये स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के थ्रू हमारा ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फाइन पार्टिकल्स सिर्फ हमें रिसीवर में मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसमें साइज रिडक्शन होता है।
अब नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में हैमर मिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब इसका सबसे पहले डायग्राम आ जाता है। हैमर मिल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर हमारा जो हॉपर अटैच होता है इस तरीके से, उसमें हम ड्रग पार्टिकल्स को डालते हैं। अब ड्रग पार्टिकल्स पे जो है ग्रेविटी एक्ट करती है, तो ये जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते हैं। फिर नीचे हमारा जो है रोटेट होते हैं हमारे हैमर्स, जो कि हमारा मोटर से अटैच होते हैं। इस वजह से इसमें रोटेशन होती है। ये जो है बहुत हाई स्पीड से रोटेट होते हैं और रोटेशन के दौरान ये जो है हमारे ड्रग पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं। अब ड्रग पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर हमारा जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है और इम्पैक्ट की वजह से हमारा ड्रग पार्टिकल जो होता है वो हमारा उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब साइज़ रिड्यूस होने के बाद जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू हमारा रिसीवर में मिल जाते हैं। मतलब जो ड्रग पार्टिकल्स फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो चुके हैं वो हमारा स्क्रीनिंग के थ्रू हमारा यहाँ पे हमारे रिसीवर में मिल जाएंगे। और जो भी पार्टिकल जो है अभी रह गए हैं, मतलब जो कि अभी मोटे हैं, उनको जो है दोबारा इसमें जो है रोटेशन के थ्रू हमारा इसमें इम्पैक्ट क्रिएट कराया जाता है और उनको और फाइन करा जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा थियोरेटिकल देख लेते हैं। द मिल विच इज़ यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट। ये जो होती है एक तरीके की मिल होती है जिसमें हम जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं थ्रू इम्पैक्ट। सेकंड इसका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा हैमर मिल जो होती है वो हमारी इम्पैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग आ जाती है। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा बल्कि ड्रग्स मटेरियल स्टोर इन हॉपर, देन थ्रू हॉपर इट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जो ड्रग्स लेंगे उसको जो हम हॉपर में डाल देंगे जिसको हमें रिड्यूस कराना है। अब जिसका साइज़ हमें रिड्यूस कराना है उसको हमने हॉपर में डाल दिया। अब हॉपर में जो भी ड्रग्स पार्टिकल्स है उस पर हमारा ग्रेविटी एक्ट होगी, तो ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होंगे। सेकेंड स्टेप आता है स्टार्ट द मशीन एंड हैमर विल स्टार्ट टू हिट द ड्रग्स पार्टिकल्स एंड बाय इम्पैक्ट पार्टिकल स्टार्ट टू रिड्यूस। वही हमारा बता रखा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। अब मशीन को स्टार्ट करने पे हमारा हैमर जो होता है वो हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और रोटेट होने के दौरान ये जो हमारे ड्रग पार्टिकल को हिट करेंगे। अब जैसे जैसे ये ड्रग पार्टिकल्स को हिट करेंगे वहाँ पर जो है इम्पैक्ट क्रिएट होता है और इम्पैक्ट क्रिएट होने की वजह से हमारा ड्रग का पार्टिकल साइज जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है आफ्टर रिडक्शन पार्टिकल स्टोर्ड इन रिसीवर थ्रू स्क्रीनिंग। और रिडक्शन के बाद जो हमारा जो जिन पार्टिकल्स का जो है रिडक्शन हो चुका है वो हमारा वो पार्टिकल जो होते हैं फाइन पार्टिकल्स वो हमारे रिसीवर में मिल जाते हैं थ्रू स्क्रीनिंग। मतलब यहाँ से हमारा स्क्रीनिंग के दौरान मतलब यहाँ से हमारा जो है फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा छन कर हमें रिसीवर में मिल जाएंगे। लास्ट स्टेप आता है दूस पार्टिकल्स विच डज नॉट रिड्यूस अगेन रोल इन मिल। मतलब जिन पार्टिकल्स का सही से पार्टिकल साइज जो है रिड्यूस नहीं हो पाया है उसको हम दोबारा मिल में डाल देंगे और दोबारा उसका जो है साइज रिडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। फाइबरस मटेरियल्स कैन बी हैंडल। इसके थ्रू हम जो है फाइबरस मटेरियल्स को ईजिली जो है उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। सेकंड आता है इट इज़ यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। और ये जो हमारा किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में हम इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हम एडवांटेज देख लेते हैं हैमर मिल के। फर्स्ट आता है हमारा यूज़फुल फॉर बिग पार्टिकल्स। हम बिग पार्टिकल्स को भी ईजिली साइज रिड्यूस कर सकते हैं हैमर मिल की हेल्प से। सेकंड आता है इट इज़ यूज़फुल फॉर हार्ड एंड टफ पार्टिकल्स। हार्ड और टफ पार्टिकल्स का भी हम ईजिली साइज रिडक्शन कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा ईजी एंड फास्ट इन यूज़। और ये जो होता है हमारा ईजी होता है, मतलब इसके लिए कोई भी स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती और ये जो होता है हमारा फास्ट प्रोसेस होती है। फोर्थ आता है हमारा एबल टू रिड्यूस इन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब इसमें जो होता है हमारा हैमर मिल के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हैमर मिल के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हैमर मिल जो होती है वो हमारी नॉइजी होती है और इसमें जो होता है हमारा हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या होता है हमारा नॉइजी में क्या होता है हमारा इसमें जो होता है हमारा मतलब नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है हैमर मिल को यूज़ करने के दौरान। और इसमें जो होता है हमारा हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है हमारा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हम इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे हैमर मिल के। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम भी देख लिया था और हमने हैमर मिल को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल डिटेल ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड समराइज इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आल्सो। हमें जो है फ्रीज ड्राइंग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फ्रीज ड्रायर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फ्रीज ड्रायर के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फ्रीज ड्रायर जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा डोर होता है और ये हमारे चैम्बर्स होते हैं जिसमें हम मटेरियल को लोड करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कंडेंसर लगा होता है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट और हमारा आइसोलेशन वॉल्व लगी होती है ये वाली। और यहाँ पे हमारा जो है वैक्यूम अटैच होता है। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होती है हमारे फ्रीज ड्रायर की। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन फ्रीज ड्रायर वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। इसमें फ्रीज ड्रायर प्रोसेस में क्या होता है हमारा वाटर जो होता है हम उसको रिमूव करते हैं बाय सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है जब हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट होता है गैसेज में, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन।
नॉर्मली हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो हमारा, जैसे हमारा आइस हो गई, वो हमारा पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड में और फिर लिक्विड के बाद कन्वर्ट होगा हमारा गैसेज में। बट हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम जो है सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हम गैसेज में, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट हैज़ 2 चैम्बर, 2 कंप्रेसर एंड 2 कंडेंसर एंड अ वैक्यूम पंप। इसमें जो होता है हमारा 2 चैम्बर्स लगे होते हैं और 2 कंप्रेसर लगे होते हैं और हमारा 2 कंडेंसर लगे होते हैं और एक हमारा जो है वैक्यूम पंप अटैच होता है हमारा इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, द सॉल्यूशन इज प्री कंसंट्रेटेड अंडर नॉर्मल ट्रे ड्रायर, द फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो सॉल्यूशन है उसे हम पहले से प्री कंसंट्रेट कर लेते हैं नॉर्मल ट्रे ड्रायर की हेल्प से। सेकेंड स्टेप आता है प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। इसमें क्या करते हैं हम, वायल्स, एम्प्यूल्स और बॉटल्स आर फ्रोजन इन कोल्ड शेल्फ ड्यूरिंग दिस कैबिनेट्स इज मेंटेन एट लो टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी कैबिनेट है उसका हम लो टेम्परेचर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेंटेन करते हैं और उसमें हम जो है वायल्स और एम्प्यूल्स को जो है हम उसको जमा देते हैं, उसमें जो भी वाटर कंटेंट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आइस में। थर्ड स्टेप आता है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है, इन दिस आइस फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीजिंग इज रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम एट लो टेम्परेचर। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्राइमरी ड्राइंग में क्या करते हैं, जो भी हमारी आइस बनी है, हमारा प्री फ्रीजिंग में जो भी आइस बनी है हमारी, उसको हम रिमूव कर देते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा अंडर वैक्यूम। हमारा वैक्यूम और लो टेम्परेचर के द्वारा हम जो है उसको रिमूव कर देते हैं। लास्ट स्टेप आता है हमारा सेकेंडरी ड्राइंग का। इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस स्टेप रिमेनिंग वाटर इज डिजॉल्व फ्रॉम द ग्लास as the temperature of sample increases while maintaining low pressure। हम जो है लो प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और सैंपल का जो टेम्परेचर होता है हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो भी वाटर बचा हुआ होता है वो हमारा ग्लास के थ्रू डिजॉल्व होकर वहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। तो बेसिकली हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें अच्छी तरीके से ड्राई हमें मिल जाता है। इस तरीके से हमारी ड्राइंग प्रोसेस होती है। बेसिकली हमारी यही वर्किंग होती है फ्रीज ड्रायर की। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन को जो हम प्री कंसंट्रेट कर लेते हैं नॉर्मल ट्रे ड्रायर की हेल्प से। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, प्री फ्रीजिंग। प्री फ्रीजिंग में क्या होता है, जो भी हमारा वाटर कंटेंट बचता है उसको हम जो है आइस में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मेंटेन करके हम जो है जो भी वाटर कंटेंट है उसको हम आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग में क्या कर रहे हैं हम, वैक्यूम और लो टेम्परेचर की हेल्प से जो भी हमारी आइस बनी थी उसको हम डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और हमारा जो प्रेशर है उसको लो मेंटेन रख के हमारा जो भी वाटर बच गया है उसको भी हम ग्लास के थ्रू डिजॉल्व करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट जो है वो हमारा कम्प्लीटली ड्राई मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम फ्रीज ड्रायर के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, इट इज़ यूज टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ वैक्सीन एंड पेरेंटल फॉर्मुलेशंस। वैक्सीन्स और पेरेंटल फॉर्मुलेशंस की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा, इट इज़ यूज इन केमिकल सिंथेसिस एंड मेक मोर स्टेबल ड्रग्स। हमारा किसी भी ड्रग्स को या फिर किसी भी केमिकल्स की सिंथेसिस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और उसको जो है मोर स्टेबल बनाने के लिए हम फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा, इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड प्रोडक्ट इन फ्रीज ड्राइड फॉर्म। हम जो है बहुत सारे ब्लड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं हम फ्रीज ड्रायर की हेल्प से। तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस थे हमारे फ्रीज ड्रायर के। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डिटेल देखी थी फ्रीज ड्रायर की और हमने कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखी थी कि कहाँ कहाँ हमारा फ्रीज ड्रायर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कैटेगराइज द टाइप ऑफ फिल्टर्स एंड डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। हमें प्लेट और फ्रेम फिल्टर को डिस्कस करना है डिटेल में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है, कैटेगराइज द टाइप ऑफ फिल्टर्स। हमें जो है अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, वैक्यूम, प्रेशर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसका हमारा सेकंड पार्ट आता है जिसमें हमें डिटेल में डिस्कस करना है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे हमारी स्लरी इनलेट होती है जिसके थ्रू हम जो है स्लरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अंदर हाई प्रेशर से हम इसमें स्लरी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर हमारी स्लरी जो है वो हमारी जाती है फ्रेम के अंदर। यहाँ पे फ्रेम होते हैं जो कि हमारा फिल्टर मीडिया से बना होता है। अब यहाँ पे हमारा जो जब स्लरी जाएगी इसके अंदर हाई प्रेशर से, तो हमारा जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारा यहाँ से फ्लो हो जाता है बाहर की तरफ और हमारा जो सॉलिड कंटेंट है वो हमारा फ्रेम के अंदर ही रह जाता है। फिर हमारा जो फिल्ट्रेट है वो हमारा प्लेट्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है। अब ये प्लेट से जो हमारा फिल्ट्रेट जो है वो हमारा फिल्ट्रेट आउटलेट के थ्रू हमारा निकल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन। जो हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है वो हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन पे बेस्ड होता है।
द स्लरी एंटर द फ्रेम बाय प्रेशर, हमारा स्लरी जो होती है वो हमारे फ्रेम के अंदर आती है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, एंड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडिया, और हमारा फिल्टर मीडिया है उसके थ्रू हमारा ये फ्लो कराई जाती है। द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड ऑन द प्लेट्स, और जो फिल्ट्रेट है वो हमारा इसको पास कर जाएगी फिल्टर मीडिया को और हमारा कलेक्ट हो जाएगी हमारे प्लेट्स में, एंड सेंड टू आउटलेट, और ये जो हमारी फिल्ट्रेट है हमारा प्लेट्स में उसको हम जो है आउटलेट के थ्रू हम इसको पास करा के हम इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में 2 स्टेप आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन, सेकंड आता है हमारा वॉशिंग। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। द स्लरी इज इनलेट थ्रू कॉमन इनलेट पाइप ऑफ ऑल फिल्टर फ्रेम, ये जो हमारा कॉमन इनलेट पाइप है जिसके थ्रू हम स्लरी को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, which further passes through the filter media and filter is collected in the plates from where it is collected through common outlet pipe। वही हमारा बता रखा है कि सबसे पहले हमने जो है कॉमन इनलेट पाइप के थ्रू हमने स्लरी को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये स्लरी जो है वो हमारा हाई प्रेशर से फ्लो होगी और सभी फ्रेम्स में जाएगी। अब ये फ्रेम्स में जाके फ्रेम्स में जो होता है हमारा फिल्टर मीडिया अटैच होता है। अब फिल्टर मीडिया को पास करेगी स्लरी। अब फिल्टर मीडिया पे जब पास करेगी तो हमारा सॉलिड कंटेंट जो होता है वो हमारा फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाता है और हमारा जो फिल्ट्रेट है वो हमारा फिल्टर मीडिया को पास कर जाएगा। अब फिल्ट्रेट जो है फिल्टर मीडिया को पास करके ये जो हमारा प्लेट्स में कलेक्ट हो जाएगा और प्लेट्स का जो हमारा जितना फिल्ट्रेट है उसको हम इकट्ठा कलेक्ट करके हम फिल्ट्रेट आउटलेट से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी फिल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट हम इसकी वॉशिंग देख लेते हैं। व्हेन द प्रोसेस इज स्टॉप द फ्रेम इज एम्प्टीड विद वाटर, जब हमारी प्रोसेस जो है वो हमारी स्टॉप हो जाती है तब हम फ्रेम्स को पानी के थ्रू हम जो है खाली कर लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज फिल्टर केक क्रिएट रेजिस्टेंस फॉर फिल्ट्रेशन, ये जो होता है हमारा जरूरी स्टेप होता है क्योंकि हमारा फिल्ट्रेशन जो हमारा फिल्टर केक होता है वो हमारा रेजिस्टेंस अप्लाई करता है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो ये हमारा जरूरी होता है कि हम जो है फिल्टर केक को रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे इसकी वॉशिंग करके हम फिल्टर केक को जो है हम उसको रिमूव कर देते हैं जिसके थ्रू हम जो है ईजिली फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फ्रॉम इंसुलिन लिक्वर्स, हमारे इंसुलिन लिक्वर्स में से हमारे जो भी प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है इट यूज फिल्टर शीट ऑफ एस्बेस्टस एंड सेलुलोज, इट इज़ कैपेबल ऑफ रिटेनिंग बैक्टीरिया, हम जो है किसी भी लिक्विड को स्टरलाइज करने के लिए भी हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का यूज़ करते हैं। बट हमारा यहाँ पे फिल्टर शीट जो होती है वो हमारी एस्बेस्टस की होनी चाहिए या फिर हमारा सेलुलोज की शीट लगी होनी चाहिए। तो हमारे स्पेसिफिक फिल्टर्स पेपर्स को यूज़ करके हम उसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और हमने इसमें कैटेगराइज करा था फिल्टर्स को और फिर उसके बाद हमने इसमें जो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था और इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपका 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन सी जो है वो आपका 35 मार्क्स का हो जाता है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्राइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स एट ऑरिफिस बाय यूजिंग ऑरिफिस मीटर, मतलब ऑरिफिस मीटर को यूज़ करके हम कैसे किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, उस इक्वेशन को हमें जो है ड्राइव करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं ऑरिफिस मीटर की। ऑरिफिस मीटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारा मैनोमीटर अटैच होता है और हमारा एक ऑरिफिस होती है, मतलब इसमें जो होता है एक होल होता है जिसके थ्रू हमारा मैनोमीटर अटैच होता है। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम, ऑरिफिस मीटर जो होता है वो हमारा बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। एन ऑरिफिस मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ऑरिफिस प्लेट, मतलब ऑरिफिस मीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूइड का जो है रेट ऑफ फ्लो जो है मेजर कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं किसी भी फ्लूइड की जो है स्पीड या फिर वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं ऑरिफिस मीटर की हेल्प से। ऑरिफिस मीटर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फ्लूइड की स्पीड या फिर हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा म्यू नोट जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, सी नोट जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, √2g मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच, डेल्टा एच जो होता है वो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है जो कि हम मेजर कर सकते हैं मैनोमीटर की हेल्प से। सो वी कैन फाइंड डेल्टा एच थ्रू मैनोमीटर विच वी अटैच ऑन द पाइप, जो कि हमने मैनोमीटर हमने यहाँ पे पाइप में अटैच कर रखा है, इसकी हेल्प से हम जो है डेल्टा एच को मेजर कर लेंगे और जी हमें पता ही होता है तो हम इसके थ्रू हम जो है किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। Put the value of pressure difference on orifice meter formula, we find out the velocity of fluid easily। हम डेल्टा एच की वैल्यू जो है ईजिली हम मैनोमीटर से मेज़र कर सकते हैं और डेल्टा एच की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके हम ईजिली वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को डिटरमाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑरिफिस मीटर जो होता है वो हमारा वर्क करता है।
तो गाइज इसी के साथ हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई इवेपोरेटर्स एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स। हमें जो है सबसे पहले इवेपोरेटर्स को क्लासीफाई करना है और फिर हमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इवेपोरेटर्स की। क्लासीफाई इवेपोरेटर्स बेस्ड ऑन हीटिंग मटेरियल मूवमेंट्स। हमने यहाँ पे इवेपोरेटर्स को क्लासीफाई करा है उनके हीटिंग मटेरियल मूवमेंट्स के बेस पे। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल इवेपोरेटर्स, सेकंड आता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, थर्ड आता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स और फोर्थ आता है हमारा फिल्म इवेपोरेटर्स। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है इवेपोरेटिंग फैंस, जिसको हम स्टीम जैकेट केटल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा आ जाता है एग्जांपल क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर्स। थर्ड आता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। फोर्थ आता है हमारा फिल्म इवेपोरेटर्स। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स। तो चलिए गाइज हमने इवेपोरेटर्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट आ जाता है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में स्टडी करनी है। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमें इसमें जो है एक बड़ा सा सिलेंडर होता है जिसमें हमारा ऊपर से जो है हम फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे हमारी फीड इनलेट होती है और नीचे की तरफ हमारा प्रोडक्ट आउटलेट होती है, जहाँ से हम जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसमें जो है बीच में हमारा जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब अरेंज होती है जिसमें हम जो है स्टीम को फ्लो करवाते हैं। मतलब जब भी हम इसमें स्टीम का फ्लो कराएंगे तो वो हीट जो है वो हमारे फीड के पास भी जाएगी और फीड जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी और जैसे जैसे फीड हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो हमारा कन्वर्ट होगी वेपर्स में। जैसे जैसे वेपर्स यहाँ बनेंगी वो वेपर्स आउटलेट के थ्रू हमारा रिमूव आउट हो जाएगी और जो हमारा फीड थी वो हमारी कंसनट्रेट होकर हमारा प्रोडक्ट आउटलेट से हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका प्रिंसिपल। इन दिस इवेपोरेशन टेक प्लेस थ्रू ट्यूब्स विच आर हॉरिजॉन्टल फिटेड। इसमें क्या होता है हमारा इवेपोरेशन टेक प्लेस होता है ट्यूब्स के द्वारा, क्योंकि ट्यूब्स जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल फिटेड होती है और ट्यूब्स में हम जो है स्टीम का फ्लो करवाते हैं। स्टीम पास थ्रू द ट्यूब्स एंड लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड पास आउट फ्रॉम द टॉप। वही हमारा बता रखा है कि हम इन ट्यूब्स के थ्रू हम जो है स्टीम को पास करवाते हैं। अब जैसे जैसे स्टीम जो है पास होगी वैसे वैसे हमारा जो ट्यूब्स है उसके बाहर का जो लिक्विड है, जैसे हमने फीड यहाँ पे प्रेजेंट है, वो फीड जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब जैसे जैसे फीड हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वेपर्स में। अब जैसे जैसे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो जो हमारा वेपर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगी और हमारा जो फीड थी वो हमारे कंसनट्रेट होकर हमें प्रोडक्ट आउटलेट से मिल जाएगी। तो ये था इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है फर्स्टली फीड एंटर थ्रू इनलेट। सबसे पहले हम फीड इनलेट के थ्रू हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड स्टीम एंटर फ्रॉम स्टीम इनलेट, और स्टीम इनलेट के थ्रू हम जो है यहाँ से स्टीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हमने जो है यहाँ से फीड इंट्रोड्यूस करा दी और फिर हम यहाँ से जो है स्टीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेकेंड स्टेप आता है नाउ स्टीम रिलीज हीट थ्रू ट्यूब्स एंड लिक्विड एब्जॉर्ब दैट हीट एंड बिकम हीटेड एंड स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वही हमारा बता रखा है। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि हमारा स्टीम जो है वो अपनी हीट को रिलीज़ करेगी ट्यूब्स के थ्रू और वो जो हमारा लिक्विड है जो कि हमारा फीड प्रेजेंट है बाहर ट्यूब्स के बाहर, वो जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे जैसे लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हमारा कन्वर्ट होगा वेपर्स में। थर्ड स्टेप आता है वेपर्स इज स्केप आउट फ्रॉम द टॉप, और हमारा वेपर्स जो है वो हमारे ऊपर की तरफ से वेपर आउटलेट से निकल जाएंगी बाहर की तरफ। एंड प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल वी गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट विच वी वांट, और ये प्रोसेस जो है तब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक हमें जो है अपना जो है जितना हमें कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए वो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल नहीं जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है वो हमारी कंटिन्यू चलेगी। एंड देन प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट एट द बॉटम, और जब हमें कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जितना हमें चाहिए फिर हम जो है उस प्रोडक्ट को हम जो है प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू हम उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी सिंपल वर्किंग थी हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स की। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन विस्कस सॉल्यूशंस। ये जो होता है हमारे नॉन विस्कस सॉल्यूशंस को कंसनट्रेटेड करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको ऑपरेट और इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसके लिए हमें किसी भी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड आता है चीप, मतलब ये जो है बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल है। थर्ड आता है सूटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड्स, और ये जो होता है हमारे नॉन विस्कस लिक्विड्स को कंसनट्रेट करने के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर विस्कस लिक्विड्स, ये विस्कस लिक्विड्स के लिए सूटेबल नहीं होता। सेकंड आता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मटेरियल्स जो कि हीट के कॉन्टैक्ट में आकर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन मटेरियल्स के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स।
तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने इवेपोरेटर्स को क्लासिफाई करा था और हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ सिल्वर्सन इमल्सिफायर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, हम सबसे पहले मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी 2 मार्क्स में रिपीट हो चुका है। इसमें हमारा आता है मिक्सिंग ऑफ सेम फाइबर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हमारा मिक्सिंग क्या होता है, हमारा सेम फाइबर्स को अगर हम मिक्स करते हैं जिनकी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं मिक्सिंग। सेकंड आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर्स। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा डिफरेंट फाइबर्स को जब हम मिक्स करते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। इसमें हमारे एग्जाम्पल में आ जाता है मिक्सिंग में, मिक्सिंग ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन कॉटन। इंडियन और अमेरिकन कॉटन का अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्सिंग। और वहीं हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो ब्लेंडिंग में हमारा एग्जांपल आ जाता है ब्लेंड ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। जब हम पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज, हमने मिक्सिंग और ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर लिया था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है जिसमें हमें सिल्वर्सन इमल्सिफायर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस बतानी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिल्वर्सन इमल्सिफायर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होती है शाफ्ट से, और वो शाफ्ट जो होता है वो हमारा कनेक्ट होता है इमल्सिफाइंग हेड से, और बीच में हमारा ये जो इमल्सिफाइंग हेड और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हमारा कनेक्ट होती है स्टैंड से। तो इस तरीके से हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ हाई स्पीड मोटर्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाई स्पीड मोटर का यूज़ करके हम टर्बुलेंस और हमारा शेयरिंग फोर्स को जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली हमारा सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर जो होता है वो हम किसी भी इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग का फर्स्ट स्टेप आता है, द हेड इज प्लेस्ड इन वेसल्स कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब एक वेसल है जिसमें हमारा इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट है जिसे हमें मिक्स करना है। उसमें हम सबसे पहले इमल्सिफाइंग हेड डाल देंगे। देन स्टार्ट द मोटर एंड रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट द हेड विच इन टर्न्स रोटेट टर्बाइन ब्लेड्स एट वेरी हाई स्पीड। फिर क्या होता है, हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब मोटर स्टार्ट होगी तो हमारा शाफ्ट जो है वो हमारा रोटेट होना स्टार्ट करेगी। अब शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारा हेड जो है वो हमारा रोटेट करेगा। ये जो शाफ्ट है वो हमारा हेड को रोटेट करवाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हेड के अंदर टर्बाइंस प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे टर्बाइंस भी बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करती है। दिस क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। एज अ रिजल्ट लिक्विड आर सक्ड इनटू द हेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा बहुत हाई स्पीड से ब्लेड्स को, जो हमारे टर्बाइंस थे, टर्बाइन ब्लेड्स बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है सक्शन क्रिएट हो जाता है। अब सक्शन क्रिएट होता है तो क्या होता है, हमारा जो इमल्सिफाइंग हेड है इसके सेंटर पे एक होल होता है, जिसके थ्रू हमारा जो है जो लिक्विड जो होता है इमिसिबल लिक्विड्स होल के अंदर से ऊपर जाता है, और हमारा इस जो है साइडों में जो होल होता है इमल्सिफाइंग हेड के, उसके थ्रू बाहर आता है। तो जिसकी वजह से बहुत ही हाई स्पीड में ये प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से हमारा मिक्सिंग होती है। फोर्थ पॉइंट आता है, देन लिक्विड एक्सपेल फ्रॉम मैश थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो लिक्विड हमारा सक्शन के थ्रू हमारा अंदर गया था, वही लिक्विड हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हमारा मैश में से बहुत तेज़ी से एक्सपेल आउट होगा। द इनटेक एंड एक्सपेल्शन ऑफ मिक्सचर इंश्योर द रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स एंड हेल्प्स टू मिक्स देम। हमारा इनटेक और एक्सपेल्शन की वजह से हमारा जो है जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ईजिली मिक्स हो जाता है। तो यही हमारा बेसिक वर्क होता है हमारा सिल्वर्सन इमल्सिफायर्स का। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एंड क्रीम्स ऑफ फाइन पार्टिकल साइज। हमारा इमल्शंस और क्रीम्स को बनाने के लिए हम सिल्वर्सन इमल्सिफायर्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज, इसी के साथ हमारा सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में डिफरेंस देखा था, और फिर हमने सिल्वर्सन इमल्सिफायर्स के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस के बारे में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पॉइजलीज डार्सीज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्रेस कोजनी-कारमन इक्वेशन आल्सो। हमें जो है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमें पॉइजली इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन और कोजनी-कारमन इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा जनरल देख लेते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि हमारा पॉइजली इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन और हमारा कोजनी-कारमन इक्वेशन, तीनों इक्वेशन हमारा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन का ही पार्ट है। इसमें हमारा आ जाता है, द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड्स थ्रू एनी पोरस मीडियम ऑफर अ रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। जब भी हम किसी लिक्विड्स को किसी पोरस मीडियम के थ्रू फ्लो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो जो हमारा पोरस मीडियम होता है वो उस लिक्विड के फ्लो पे रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो हमारा इक्वल होता है हमारा ड्राइविंग फोर्स के डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा।
क्योंकि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेजिस्टेंस के। फर्स्ट आता है हमारा पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन क्या कहता है? फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। हमारा ये कहता है अगर हम किसी भी लिक्विड का फिल्ट्रेशन करते हैं अंडर प्रेशर तो वो हमारा सिमिलर होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के। ये हमारा कहता है पॉइजली इक्वेशन। अब पॉइजली इक्वेशन जो है इस तरीके से इसकी इक्वेशन आती है। नेक्स्ट आता है हमारा डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या कहता है? द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ लिक्विड्स। डार्सी इक्वेशन में क्या होता है? जो भी फैक्टर्स हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं वो जो है सभी इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं हमारे इस इक्वेशन में, उसे हम कहते हैं डार्सी इक्वेशन। ये जो होती है हमारे इस तरीके से होती है। नेक्स्ट आता है कोजनी-कार्मन इक्वेशन। कोजनी-कार्मन इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ अबव टू इक्वेशन एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड। हमारा कोजनी-कार्मन इक्वेशन को ही हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि हमारा कोजनी-कार्मन इक्वेशन जो होती है वो हमारा पॉइजली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन का रिजल्टेंट होती है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे हमारा ई जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है पोरोसिटी को और हमारा के जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कोजनी कांस्टेंट को। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें देखना था पॉइजली इक्वेशन के बारे में, डार्सी इक्वेशन के बारे में और कोजनी-कार्मन इक्वेशंस के बारे में, और इन तीनों इक्वेशंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। हमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिफाइन करना है और फिर हमें जो है थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात आती है सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन की डिफाइन देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, उनकी डेंसिटी के बेस पे हम जो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वो हमारा सेडिमेंटेशन के बेस पे वर्क करता है। सेकंड पॉइंट आता है वी अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू अचीव सेपरेशन बाय डिफरेंस इन डेंसिटी। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को सेपरेट करना है उनके डेंसिटी के बेस पे, तो हम वहाँ पे इजीली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके उनके डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है पार्टिकल साइज 5 माइक्रोमीटर और लेस डू नॉट सेडिमेंट अंडर ग्रेविटी, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट देम। हमारा पार्टिकल साइज जो होता है 5 माइक्रोमीटर या उससे कम जो होता है वो हमारे पार्टिकल जो है हमारे ग्रेविटी के अंदर सेडिमेंट नहीं होते हैं, उनको सेडिमेंट करने के लिए हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन विच एक्ट रेडियली आउटवर्ड। हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे जनरेट कराते हैं? किसी भी रोटेशन के थ्रू हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाती है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को रोटेट कराएंगे तो वहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जनरेट हो जाएगी और वो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारा रेडियली आउटवर्ड एक्ट करती है। मतलब इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस को रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने पर यहाँ पे अगर समझिए कि यहाँ पे हमारा अगर कोई पार्टिकल है तो वो हमारा रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन सी का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की डिफाइन देखी थी और हमने थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली इसमें हमें जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय मेन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें जो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का हेल्प लेते हैं जिसके थ्रू हम जो है दो लिक्विड्स कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम जो है इस तरीके से होता है। इसमें हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है जिसके अंदर हम जो है मिक्सचर को डालते हैं जिसको हमें सेपरेट करना है। फिर हम नीचे जो है मतलब हीट सोर्स लगाते हैं। हीट सोर्स में आपका जो है स्टोव वगैरह कुछ भी आ सकता है। फिर हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो हमारा कनेक्ट होती है हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमारा ऊपर की तरफ जो होता है वो हमारा थर्मामीटर अटैच होता है और हमारा जो फ्रैक्शनल कॉलम है उसका हमारा जो वेपर आउटलेट है वो हमारा कनेक्ट होता है कंडेंसर से। कंडेंसर का जो हमारा आउटलेट है वो हमारा कनेक्ट होता है रिसीवर से। तो इस तरीके से हमारा इसका कुछ डायग्राम होता है। फिर नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिल्ड पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इज अलाउड इन फ्रैक्शनल कॉलम। बेसिकली हमारा क्या होता है इसमें जो हमारा लिक्विड मिक्सचर है उसका हम जब भी डिस्टिलेशन करते हैं, हम पार्शियली डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें जो होता है हमारा जब वेपर्स जो कन्वर्ट होती है और वेपर्स जो हमारी ऊपर की तरफ जाएंगी हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करेंगी। बट हमारा जो इसमें क्या होता है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होती है उसमें हमारा कंडेंसेशन हो जाती है और जिसका हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो हमारा वापस आ जाता है और हमारा जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वो हमारा जल्दी से पास होकर हमारा कंडेंसर में चला जाता है। बट हमारा जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास नहीं कर पाता और हमारा फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसी में कंडेंस होकर वापस आ जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है लिक्विड वेपर्स विच बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली लोअर देन द अदर इज पासिस आउट फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो भी हमारा लिक्विड वेपर्स है जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कम है दूसरे से, तो हम वो जो हमारा पास कर जाएगा हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, एंड थ्रू कंडेंसर इट रिसीव इन रिसीवर, और वो जो हमारा कंडेंसर की हेल्प से हमारा जो है पास हो जाएगा और हमारा रिसीवर में हमें मिल जाएगा। हमारा इसको जो है आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो है एक लिक्विड है उसका आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 75 डिग्री, और दूसरा है हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा 75 डिग्री सेल्सियस और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, तो इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है हमारा जो है, अब हमारा जो नीचे से हम हीट देंगे, अब हीट देंगे तो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला दोनों ही हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और हमारा फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू पास होंगे। अब हमारा 72 डिग्री वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा पास होके हमारा कंडेंसर में पहुंच जाएगा और हमारा हमें रिसीवर में मिल जाएगा। बट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा फ्रैक्शनल कॉलम तक तो जाएगा वेपर्स फॉर्म में, बट हमारा वहीं पर हमारा जो कंडेंस होकर ये वापस हमें जो है फ्लास्क में मिल जाएगा। मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसी में कंडेंस होकर वापस आ जाएगा, बट हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो हमें कंडेंसर के थ्रू हमें रिसीवर में मिल जाएगा। यही हमारा बता रखा है। वाइल अदर लिक्विड इज़ कंडेंस इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो हमारा दूसरा लिक्विड है जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो हमारा वापस जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही हमें मिल जाएगा कंडेंस होकर, एंड रिटर्न बैक इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और हमारा वापस जो है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में वापस आ जाएगा। तो वही हमारा बताया हमने, जो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड है वो हमारा वापस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंस होकर वापस हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें मिल जाएगा। बट हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करके हमारा कंडेंसर के थ्रू हमारा रिसीवर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है दोनों लिक्विड्स को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 72 डिग्री वाला लिक्विड मिल जाएगा और हमारा यहाँ पे 75 डिग्री वाला लिक्विड हमारा जो है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा इसका जो है प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देन चेंज रिसीवर एंड कलेक्ट सेकंड लिक्विड बाय सेम प्रोसेस। फिर हम जो है रिसीवर को हमारा जो है रिसीवर में हमें 72 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा लिक्विड मिल गया है, फिर हम जो है रिसीवर को चेंज कर देंगे। अब रिसीवर को चेंज करने के बाद क्या होता है, हम रिसीवर को चेंज करने के बाद फिर हम उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाकर उसको जो है हीट को इंक्रीज़ करके फिर हमारा 75 डिग्री वाला जो हमारा लिक्विड है उसको भी हम वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा कंडेंसर के थ्रू हम दूसरे रिसीवर में रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों जो है हमारा प्योर हो जाएंगे और दोनों जो है हमारे सेपरेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वर्किंग देख लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, ताकि आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली से याद कर सकें। इसमें जो है हमारा बेसिक 4 पॉइंट्स ही हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑन हीटिंग ऑन मिक्सचर वेपराइज्ड। सबसे पहले क्या होता है, हम जब भी डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर डालते हैं और उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पूरा लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज मूव अपवर्ड फास्ट एंड पास ईजिली फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इनटू कंडेंसर। अब जो भी हमारा लिक्विड है उसका जिस लिक्विड का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ से हमारा जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे हमारा ये 2 लिक्विड्स है 75 डिग्री सेल्सियस वाला और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला। अब जो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला है वो हमारा सबसे पहले ऊपर बढ़ेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कम है। अब जल्दी से ऊपर बढ़ेगा और वो जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाएगा और हमारा एंटर हो जाएगा हमारा कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारा कंडेंस होकर वो हमें रिसीवर में मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकेंड लिक्विड होता है। थर्ड पॉइंट कहता है सेकेंड लिक्विड कंडेंस इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड रिटर्न बैक इन फ्लास्क। और हमारा सेकंड लिक्विड जो है, सेकंड लिक्विड कौन सा हमारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा फर्स्ट लिक्विड कौन सा था हमारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस था। अब 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो जल्दी से ऊपर जाएगा, फास्टली अपवर्ड तरफ मूव करेगा और हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाएगा। बट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो हमारा कंडेंस तो हो जाएगा हमारा, बट हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही हमारा कंडेंस हो जाएगा और हमारा वापस जो है हमारा फ्लास्क में आ जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा, बट हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसको पास नहीं कर पाएगा। हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये हमारा कंडेंस होकर वापस हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में एंटर हो जाएगा। नाउ चेंज रिसीवर एंड कलेक्टेड। फिर हम जो है फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है हमारा, हमने जो है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा जो लिक्विड था उसको हमने जो है रिसीव कर लिया है। फिर हम जो है रिसीवर को चेंज कर देंगे, फिर हम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला भी लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाए और हमारा रिसीवर में आ जाए। इसका हमारा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाले में हमारे जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारी इसी फ्लास्क में रह जाएगी और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो लिक्विड था वो हमारा पहले मिल गया और 75 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड जो वो हमारा बाद में दूसरे रिसीवर में मिल जाएगा
और जो भी इम्प्योरिटीज़ थी इनमें वो हमारे इसी फ्लास्क में रह जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है दोनों लिक्विड्स को प्योरीफाई भी कर सकते हैं और दोनों लिक्विड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर आप इन फ्लो चार्ट्स को कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि गाइस आपको इसकी वर्किंग जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वर्किंग जो है वो हमने देख ली है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर दोज लिक्विड मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज़ नॉट फार। मतलब ये उन लिक्विड्स के लिए होता है, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही मतलब क्लोज होता है। मतलब एक का अगर बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 80 डिग्री और दूसरे का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री, तो हमारा इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बेंजीन और अल्कोहल। बेंजीन का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, बट हमारा अल्कोहल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारे पास मिक्सचर है जिसमें हमारा बेंजीन और अल्कोहल दोनों मिक्स है, उन्हें हमें जो है सेपरेट करना है, तो हम उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं ईजिली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन सी का 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और 6th क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कंपोजिशन एंड इट्स यूजेस। हमें जो है स्टेनलेस स्टील के बारे में डिस्कस करना है, कितने तरीके की स्टेनलेस स्टील होती है, उनकी कंपोजिशन और उनके यूजेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील होता क्या है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हमारा आयरन का ही एक अलॉय होता है। इट कंटेन क्रोमियम एंड निकल्स विच मेक स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस। बेसिकली हमारा जो है आयरन में जब हम क्रोमियम और निकल को ऐड कर देते हैं तो वो जो हमारा स्टील का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब ये जो हमारा अलॉय बन जाता है। और वो जो हमारा अलॉय जो है वो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब जो है आयरन में जो है हमारे जंग लग जाती है, बट हमारा स्टील जो है उसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि वो जो है अलॉय है उसमें जो हमारा क्रोमियम और निकल पड़ा होता है। अब क्रोमियम जो होता है वो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जो कि हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस पावर को इनहेंस करता है। अगर किसी भी हम अलॉय में किसी भी मेटल में हम जो है क्रोमियम डालते हैं तो वहाँ पर जो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट एबिलिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे इस तरीके से हमारा स्टेनलेस स्टील होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील। मतलब बहुत सारी तरीके से हमारी जो है स्टेनलेस स्टील प्रेजेंट होती है हमारे एरियाज़ में। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ 3 तरीके की दे रखी है। फर्स्ट आता है हमारा मर्टेनसिटिक, सेकंड आता है हमारा फेरेटिक और थर्ड आता है हमारा ऑस्टेनिक। इसमें हमारा जो है यहाँ पर दे रखा कंपोजिशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। तो एक ही आप जो है टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है मार्टेनसिटिक। इसमें हमारा जो है क्रोमियम जो होता है वो हमारा 12 से 20% पड़ा होता है, और कार्बन जो होता है वो हमारा 0.2 से 0.4% जो हमारा कार्बन पड़ा होता है, और निकल जो होता है वो हमारा 2% तक हमारा इसमें निकल पड़ा होता है। इसका हमारा एडवांटेज क्या होता है, ये जो हमारा माइल्डली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इसका हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है, हमारा इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो हमारी पुअर होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो था हमारा सिंक बनाने में, बकेट्स बनाने में, स्टोरेज टैंक का फॉर्मेशन करने में और हमारा मिक्सिंग एलिमेंट्स में यूज़ होता है। तो यही हमारे इसके यूजेस है मार्टेनसिटिक के। सेकंड आया था हमारा फेरेटिक। फेरेटिक जो होता है उसमें हमारा क्रोमियम होता है 15 से 30% और हमारा कार्बन होता है 0.1% और हमारा इसमें निकल जो होता है वो हमारा अपसेंट होता है। इसका हमारा एडवांटेज देख लेते हैं, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट। इसका हमारा जो एडवांटेज क्या हमारा, इसमें जो है हमारे कोरोजन रेजिस्टेंट एबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है हमारा फेरेटिक का, इट इज़ नॉट गुड फॉर HCl। मतलब HCl के लिए हमारा ये जो है गुड नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन हीट एक्सचेंजर, ट्यूबिंग, कंडेंसर एंड पंप शाफ्ट। हमारा मतलब हीट एक्सचेंजर में यूज़ करा जाता है, कंडेंसर्स में यूज़ करा जाता है और हमारा पंप शाफ्ट में हमारा फेरेटिक यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है ऑस्टेनेटिक। ऑस्टेनेटिक की कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें क्रोमियम जो होता है वो हमारा 13 से 20% होता है, निकल जो होता है वो हमारा 6 से 22% होता है और हमारा कार्बन जो होता है वो हमारा 0.1% होता है। तो इस तरीके से इसकी कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज आते हैं। एडवांटेज में क्या आता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट एंड स्टेरिलाइजेबल। मतलब ये जो होता है हमारा हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट है और इसको जो है ईजिली हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट ईजी टू मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा इसके यूजेस। ये जो हमारा इवेपोरेटर्स में यूज़ होता है, स्टोरेज वेसल्स में यूज़ होता है, फर्मेंटर्स में यूज़ होता है और हमारा फनल्स में यूज़ होता है। तो ये सब जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील थे। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2022-23 का AKTU का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।